एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड स्फीयर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट गैसेस को हम कैसे सेपरेट करते हैं वो देख लिया था, और जो सेपरेशन टेक्निक्स थी वो सब देख ली थी, और क्रोमेटोग्राफीज और इमिजिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं ये सब देख लिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, हमें करना क्या है, टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। हमें क्या करना है, इम्प्योर सैम्पल लेना है कॉपर सल्फेट का 5 ग्राम एक चाइना डिश में, डिजॉल्व इट इन अमोनियम अमाउंट ऑफ वाटर, और हमें इसमें इसको हमें अमोनियम में डिज़ोल्व करना है जितना उसमें वाटर का भी अमाउंट हो। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, अब हमें इसे फिल्टर कर लेना है। इवेपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इवेपरेट करना है वाटर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, ताकि हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को पा सकें। अब हमें क्या करना है, कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन को एक फिल्टर पेपर से कवर कर देना है और इसको कुछ एक ऐसे मतलब रूम टेम्परेचर पे रख देना है एक दिन के लिए। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन दी चाइना डिश। और अब आप देखेंगे कि जो चाइना डिश पे हैं उसमें कुछ क्रिस्टल से बन गए हैं कॉपर सल्फेट के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा कि आपने इसको डिसॉल्व कर दिया, फिर आपको इसको फिल्टर पेपर से ढक के रख देना है बिना डिस्टर्ब किए इसको रूम टेम्परेचर पे एक दिन के लिए। तो एक दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे कुछ इस टाइप के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो यही हमारी प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। The crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. So, तो इन जो जैसे कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो ज़्यादातर क्या होती है, सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करी जाती है। जैसे मान लीजिए जब हम समुद्र से सॉल्ट को लेते हैं, फिर जैसे मान लीजिए सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो हम इसको इसी प्रोसेस से इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक प्योर सॉलिड को मतलब वो क्या करती है, सेपरेट कर देती है इसकी इम्प्योरिटीज से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। तो जो क्रिस्टलाइजेशन वाली जो ये टेक्निक है वो इवेपोरेशन वाली टेक्निक से भी ज़्यादा अच्छी है। जैसे मान लीजिए, अब आप कहेंगे क्यों अच्छी है, हम तो उससे भी कर सकते हैं सॉलिड्स को अलग। तो यहाँ पे देखो दे रखे हैं, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चेड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो क्या होता है, कुछ सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं इसी के साथ ही। और जो मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल से मान लीजिए शुगर है, तो वो शुगर क्या होती है, ड्राइनेस की वजह से क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जल वल जाती है। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन दी सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। और जो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी क्या होती है, सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहती हैं जब फिर चाहे हम उसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी क्यों ना कर लें। ऑन इवेपरेशन दीज कंटेमिनेट दिस सॉलिड, और इसकी वजह से जो इवेपरेशन की वजह से क्या होता है, जो सॉलिड्स हैं वो भी कंटेमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी है, तो एप्लीकेशन क्या होती हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। ये जो सी वाटर होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करी जाती है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिट करी फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। तो हमें फिटकरी को भी सेपरेट करने के लिए इसी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए। थस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर वी गेट अ प्योर सब्सटेंस। तो इससे हम ये समझ चुके हैं कि ये जो हमारी क्रिस्टलाइजेशन वाली प्रोसेस है उससे हम अपने एकदम प्योर सॉलिड्स को पा सकते हैं, है ना। With advancement in technology, many more methods of separation techniques have been devised। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, एडवांस होती जा रही है, और भी जो हमारे टेक्निक्स हैं वो नई नई आती जा रही हैं। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। जो सिटीज़ में क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो वाटर वर्क्स की जगह से सप्लाई होता है।
A flow diagram of a typical water works is shown in figure 2.13 और यहाँ पे आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाया गया है, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इन लोगों ने इसको भी इसी प्रोसेस से किया है। इन लोगों ने क्या किया, ये आपका पानी है, ठीक है, इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे सॉलिड्स हैं, मतलब जो भी सॉलिड वाले पार्टिकल्स है, कंकड़ वंकड़ हो गए, रेत वेत हो गया, तो वो इसमें सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद पानी इधर चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लोग ना ये लोडिंग टैंक है, जो कि इम्प्योरिटीज़ होंगी, कोई भी इम्प्योरिटीज़ वो उसको अलग कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये उधर जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारा सबसे नीचे क्या रहेगा, सबसे नीचे हमारी ग्रेवल्स रह जाएंगी, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सबसे नीचे हमारी रहेगी कोर्स ग्रेवल, फिर उसके ऊपर रह जाएगी ग्रेवल, और उसके ऊपर हमारी फाइन सैंड, और सबसे ऊपर हमारा पानी होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा भारी सामान होगा वो नीचे होगा, और जितना हल्का सामान होगा वो ऊपर रहेगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लोग इसको क्लोरीनेशन में डालेंगे, ताकि वो जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएं पानी के, और फिर उसके बाद ये हमारे घर पे पानी आ जाता है। अब यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको भी। To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। हमें डिफरेंट समझने के लिए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने लास्ट चैप्टर में हमने मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। The property that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. हमने उसमें बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे मान लीजिए कलर हो गया, हार्डनेस हो गई, रिजिडिटी होती है कि वो कितने सॉलिड हैं, फ्लूइडिटी होती है मतलब वो लोग ऐसे फ्लो करते रहते हैं, है ना। और डेंसिटी पढ़ी थी, कितनी ज़्यादा वो डेंस होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और ये सब क्या है हमारी, ये हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या है, कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और बहुत सारी जो भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, या फिर पिछले चैप्टर 1 में हमने जो भी पढ़ा था वो सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। दी interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition, no change in the chemical nature of the substance। तो ये जो हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, सब क्या है हमारी, ये हमारी फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि हम उनको बिना किसी का इसको हम बिना कोई केमिकल नेचर के उनमें कोई चेंज नहीं आता। जो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आता, और जो सब्सटेंस होते हैं वो उनकी कंपोजिशन सेम ही रहती है। ऑल्थो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर और लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दे आर केमिकली द सेम। तो ये जो जैसे मान लीजिए हमारी आइस हो गई, बर्फ़ हो गई, वाटर हो गई, या फिर हमारी वाटर पेपर्स हो गई, ये सारे डिफरेंट दिखती हैं, और ये सारे ना डिफरेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट वो केमिकली क्या होती हैं, सेम होती हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। जो हमारे दोनों ही, जो हमारा पानी है वो भी लिक्विड है, और जो हमारा ऑयल है वो भी लिक्विड है, बट उन दोनों के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। दे डिफर इन ओडर एंड इन्फ्लामेबिलिटी। ये दोनों, इन दोनों की सुगंध भी अलग अलग है, और इन लोगों की जो ये कितने फ्लूइडेड हैं, या फिर मतलब कौन ज़्यादा पानी को पकड़ता है फिर नहीं, या फिर ये लोग कौन सा ज़्यादा इन्फ्लामेबल है, कौन से इन्फ्लामेबल है, इनमें भी डिफरेंस है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर इज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ऑयल है वो क्या करता है, वो फट से आग को पकड़ लेता है ना, और वो पता है जल भी जाता है ना एयर में, बट जो हमारा वाटर है वो क्या करता है, वो फायर को बुझा देता है ना। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो ये जो ये चीज़ है ऑयल और वाटर के डिफरेंस में, तो ये क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि ऑयल को वाटर से अलग बनाती है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो
चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक केमिकल कंपोजिशन को बना देता है, और उसमें जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाती है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, वो एक न्यू, जो भी उनकी जो रिएक्शंस हो रही होती है उनमें कुछ नया प्रोडक्ट निकलता है ना, और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी चेंज आ जाता है, और हमें उससे न्यू सब्सटेंस मिलता है। और केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश वाई? तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो इसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। तो क्या आप जानते हैं कि वो क्यों होता है? तो यहाँ पे हमें पता है क्यों होता है, क्योंकि जो बर्निंग है वो एक क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखो, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हम बर्निंग ऑफ कैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया केमिकल। अब ये फिजिकल कैसे है? तो देखो, हम जब इसको जला देते हैं तो ये होगी हमारी केमिकल, बट जलने के बाद जब वो सूख जाती है तो वो फिर से कैंडल ही तो बन जाती है। तो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता केमिकल उसकी प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी कोई चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से ये फिजिकल भी है और केमिकल भी है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं, फिर क्या हैं टाइप्स उनके? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो जो इनके सब्सटेंसेस होते हैं उनके केमिकल कंपोजिशन को देखते हुए हम जो सब्सटेंस होते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, उनको हम या तो हम उनको एलिमेंट्स में ले सकते हैं या फिर हम उनको कंपाउंड्स में ले सकते हैं। अब आप कहेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स, ठीक है, हम पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। जो रॉबर्ट बॉयल थे वो एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एलिमेंट की टर्म थी उसको यूज़ किया था 1661 में। एंटोइन लॉरेंट लेवॉइजर इन 1743 to 94, अ फ्रेंच केमिस्ट। जो एंटोइन एल लेवॉइजर थे वो क्या थे? वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे। was the first to establish an experimentally useful definition of an element। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो उसकी डेफिनेशन होती है एलिमेंट की वो उन्होंने पहली बार एस्टेब्लिश की थी एक्सपेरिमेंट के साथ। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा उन्होंने डिफाइन किया था कि जो एलिमेंट है वो एक बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर की जो कि टूट नहीं सकती और हम उसमें से सब्सटेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के मतलब वो एक ऐसा उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम तोड़कर हम उसमें से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं निकाल सकते। हम उसको केमिकल रिएक्शन के साथ करके उसमें से हम कुछ नया सब्सटेंस नहीं निकाल सकते। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स और तीसरे मेटलॉइड्स। अब यहाँ पे दे रखा है मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो मेटल्स होते हैं उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम पढ़ते हैं। दे हैव अ लस्टर, लस्ट्रस मतलब हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें शाइन आती है। दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। उनके पास ज़्यादातर क्या होता है, उनके पास या तो सिल्वर ग्रे कलर होता है फिर गोल्डन येलो कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल, वो डक्टाइल हैं क्योंकि हम उनको पतली पतली वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम उनको वायर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। दे आर मैलिएबल, हम उनको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस, उनमें से आवाज़ आती है जब हम उन दोनों को किसी भी 2 मेटल को मारते हैं, उनमें से कोई रिंगिंग साउंड निकल के आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर
कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स की, वो क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। अब यहाँ पे है कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी ही सिर्फ एक ऐसा मैटर है जो कि लिक्विड रहता है अपने रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स, अब यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर, उनके पास बहुत सारे कलर्स होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो ना तो हीट को कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, वो उन दोनों के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, वो लस्ट्रस नहीं होते, सोनरस नहीं होते और मैलिएबल नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स की, वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइन, क्लोरीन एटसेट्रा। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. अब कुछ metals ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ elements ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कुछ metals की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, तो हम उनको मेटलॉइड्स कह देते हैं। एग्जाम्पल्स आर बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब यहाँ पे दे रखा है the number of elements known at present are more than 100। हमारे पास क्या है मतलब 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकर एंड द रेस्ट मैन मेड। तो जो उनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो तो नेचुरल होते हैं, नेचुरली अकर हुए हैं, मतलब हमें नेचुरली मिले हैं, और जो उसके अलावा है वो सारे हमें मैन मेड हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, तो जो एलिमेंट्स की मेजॉरिटी होती है वो सॉलिड होती है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और जो हमारे 11 एलिमेंट्स हैं वो गैस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और जो 2 एलिमेंट हैं वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल है मर्क्यूरी और हमारा ब्रोमाइन। उसके बाद है एलिमेंट्स गैलियम एंड कैल्शियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? लिक्विड हो जाते हैं, और जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं 303 केल्विन पर, तो उनकी स्टेट है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे है कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।